नमस्कार दोस्तों, एग्री साइंस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज एक बहुत ही शानदार क्विज है जिसका नाम है कीट व कीट नियंत्रण, इंसेक्ट एंड इंसेक्ट कंट्रोल। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जेट में इसके लगभग 2 क्वेश्चन आती हैं। छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और जेट ICR BHU में भी इनके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से समझ लेना। बड़ा इजी सा काम है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और नंबर हमें 2 क्वेश्चन हमें दे के जाएगा और नंबर कितने मिलेंगे? 8। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस क्विज के पहले क्वेश्चन पर। कौन सा है पहला क्वेश्चन? देखो भाई, डायरेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपके पास बुक है, उसमें से भी आप देख सकते हैं। कंटेंट जरूर पढ़ा कीजिए। मेरे को आज ही एडवाइस दी थी एक स्टूडेंट ने, सर आप क्लास में बोलना बच्चों को बुक्स भी पढ़े, पहले तैयारी करें और उस टॉपिक की क्विज अगर वो करेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अभी से यानी साइंटिफिक नेम से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है जेट में। किसी का भी पूछ सकता है, 6 कीट है, 6 कीटों में से किसी का भी हमसे बच्चों पूछ सकता है वो। तो इसमें क्या पूछा है? कातरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ रेड हेयरी कैटरपिलर। तो भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चों, ये रेड हेयरी कैटरपिलर या कोई भी इंसेक्ट है उसका इंग्लिश में नाम जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला भाई साहब है वो आपको ऐसे भी दे सकता है हिंदी में, रेड हेयरी कैटरपिलर। आप कहीं सोचो भी वो हमें कातरा देगा, कातरा नाम देगा, जरूरी नहीं है भैया। पहले भी हो चुका है पोर्ट बोरर, पोर्ट बोरर हिंदी में ऐसे लिख चुके हैं भाई साहब। और लिखना चाहिए था फली भेदक, लिखना क्या चाहिए था? फली भेदक। पर ऐसा नहीं किया, अगले की मन की बात जच गई। तो ये पूछ रहा है कातरा का वैज्ञानिक नाम कौन सा है भी? सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया? बिल्कुल नहीं है जी, रॉन्ग आंसर। किसका नाम है सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया? टिड्डा का, यानी लोकस्ट। होलोट्रिकिया कौन सी गुनिया? बिल्कुल नहीं है जी, होलोट्रिकिया कौन सी गुनिया? पता नहीं कौन सी दुनिया में, और पता नहीं कौन सी दुनिया में कौन रहती है। हमेशा ही ध्यान रखना, सफेद लट, वाइट ग्रब। होली कवरप्पा आर्मी जोरा, ये भैया आर्मी जैसा जोर है, कटप्पे जैसा जोर है। कटप्पे जैसा जोर चाहिए फली भेदक को। किसको चाहिए? फली भेदक को, क्योंकि भेदना है उसको, फली को भेद कर अंदर प्रवेश करना है। तो होलो कवरप्पा आर्मी जोरा किसका नाम हुआ? पोर्ट बोरर या फली भेदक। फली छेदक भी लिख सकता है, या वो चना फली छेदक भी लिख सकता है भी। क्या लिख सकता है? चना फली छेदक भी लिख सकता है। तो राइट आंसर क्या हुआ अभी? एम्सेक्टा मूरी। कातरा, कातरी, मूरी। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? एम्सेक्टा मूरी। ठीक है, तो सभी के वैज्ञानिक 6 के 6 कीटों के वैज्ञानिक नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए। और उसके अलावा कुछ इन्वर्टिब्रेट्स भी हैं, जैसे ये अमीबा हो गया, कॉकरोच हो गया, हमारा अर्थवॉर्म हो गया, केंचुआ हो गया, लिवर फ्लूक हो गया। इन सब के वैज्ञानिक नाम आपको याद होने चाहिए। कर लेना, 2-3 क्वेश्चन तो पक्का ही है, कहीं नहीं गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। वाह जी वाह। भारत में टिड्डी की प्रमुख जातियां हैं। लोकस्ट मेन स्पीसीज इन इंडिया। कौन कौन सी स्पीसीज हैं इंडिया में? एक तो भैया टिड्डी के बारे में ध्यान रख लेना, अंतरराष्ट्रीय शत्रु है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय शत्रु। इनके सामने जो आ जाता है उसका ये विनाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, खत्म करते हुए जाते हैं। अभी हमने देखा पिछले कुछ सालों में टिड्डी का प्रकोप रहा इधर, तो साफ करते जाते हैं कुछ एक चीज़ों को छोड़कर, जैसे नीम इत्यादि हो गया, या कोई जहरीला चारा छिड़क दो तो बचाव हो सकता है। तो ये पूछ रहा है भारत में इसकी कौन कौन सी जातियां हैं? अभी इंडिया में कौन कौन सी हैं? प्रवासनी टिड्डी, ठीक है, या रेगिस्तानी टिड्डी, या बम्बैया टिड्डी। बम्बैया टिड्डी कौन सी है अभी? तो बच्चों
भारत में ये तीनों ही जातियां पाई जाती हैं, और ये जो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर वो पढ़ते हैं रेगिस्तानी टिड्डी को, और इसका नाम है सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। ठीक है। और प्रवासनी टिड्डी का संसिक्टा पतंगा संस्टिक। ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो हमारे सिलेबस में है वो है रेगिस्तान डेजर्ट लोकस्ट की हम स्टडी करते हैं। ये दो प्रकार की प्रावस्थाओं में पाई जाती है। जो टिड्डी है रेगिस्तानी टिड्डी, तो कौन कौन सी है? एक तो एकल प्रावस्था है भी, और दूसरी है यूथी प्रावस्था, और इनके बीच की एक स्टेज होती है ट्रांजियस अवस्था। एकल प्रावस्था में इस टिड्डी को कहते हैं फड़का, ग्रास ओपर, मामा घोड़ा। मामा घोड़ा। अब ये एकल रहता है, बड़ा होता है, इतना नुकसान नहीं कर पाता, फिर ये ट्रांजिएंट फेज में आते हैं, और फिर ये यूथी प्रावस्था में आ जाते हैं दल के रूप में। तो इनमें क्या हो जाता है? प्रजनन तीव्र गति से होता है, उड़ने की क्षमता आ जाती है भी, उड़ने की क्षमता आ जाती है, उड़ने की क्षमता भी आ जाती है। तो रेगिस्तानी टिड्डी दो प्रावस्थाओं में होती है। अगर एकल है तो टिड्डा है, फड़का है, ग्रास ओपर है। अगर ये बहुत सारे मेजोरिटी में आ गई, बहुत सारी संख्या होगी, तो वो उनकी यूथी प्रावस्था है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कॉकचेफर भृंग, मई भृंग और जून भृंग किस कीट को कहा जाता है? किस कीट को कहा जाता है? अब कॉकचेफर भृंग, ये सारे नाम आ गए, और भृंग सोचकर अगला सोचेगा भी खपरा भृंग होगा, तो नहीं जी। खपरा भृंग का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ये सारे जेट में आए हुए क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं, ज्यादा कुछ। दीमक नहीं है जी, दीमक का भी नाम नहीं है। दीमक का नाम क्या है बच्चों? दीमक टर्माइट जो है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओबेसस। ठीक है। फली भेदक होलोकवरप्पा आर्मीजोरा। और सफेद लट व्हाइट ग्रब जो है होलोट्रिकिया कौन से गुनिया। पूरा नाम भी लिख सकते हो, ओडेंटोटर्मिस। ठीक है, होलोकवरप्पा। ठीक है, होलोट्रिकिया। तो ये सब किसके नाम है बच्चों? ये सब हैं सफेद लट के। किसके नाम है बच्चों? सफेद लट के ही नाम है। ध्यान रखना, भूमि के अंदर पाई जाती है, भूमि के अंदर पाई जाती है सफेद लट से। और क्या क्वेश्चन आ सकता है? 6 बार त्वचा निर्मोचन, 6 बार त्वचा निर्मोचन, स्किन मोल्टिंग जिसको बोलते हैं, स्किन मोल्टिंग। 6 बार त्वचा निर्मोचन करके वयस्क होती है। तो ये सारे नाम किसके हैं? सफेद लट के हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कातरा मादा अपने जीवन काल में कितने अंडे देती है भाई? तो अपने जीवन काल में 100 नहीं, जीवन काल का पूछा 20,000, ये ज्यादा हो गए, 10,000 ये भी ज्यादा हो गए। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? ये। सर्वाधिक अंडे देने वाला कीट कौन सा है भी? सर्वाधिक अंडे जो देने वाला कीट है वो दीमक है। इनको अंडे देने की मशीन भी बोलते हैं भी, अंडे देने की
मशीन। और इस कातरा के अंडे जो हैं पोस्त के बीज जैसे होते हैं बच्चों, पोस्त के बीज जैसे पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं भी, पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, खेतों के चारों ओर खाई खोदकर किस कीट के प्रकोप से बचा जा सकता है। जेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पहले आया था, इस बार रिपीट हो सकता है, इस बार रिपीट हो सकता है, इसलिए मैंने डाला है। क्वेश्चन बड़ा इजी है। देखो टिड्डे को तो आप रोक नहीं सकते भाई, खाई बनाकर रोक नहीं सकते, हवा से ही जाता है ये तो, एक देश से दूसरे देश में भी चला जाता है। फली भेदक को नहीं रोक सकते आप, खाई बनाकर तो कम से कम नहीं। दीमक को नहीं रोक सकते, तो किसको रोक सकते हो, कातरा को, यानी एमसेक्टा, एमसेक्टा मूरी को। आप खेतों के चारों ओर, क्योंकि इनके जो अब्रक हैं वो रेंगते हुए जाते हैं, तो खेतों के चारों ओर अगर खाई बना दी तो उसमें गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो बचाव का अच्छा तरीका है। बाकियों इसको जहरीला चारा देकर रोका जा सकता है भी। फली भेदक को भी हम रोक सकते हैं इसके प्रकोप से फंदा फसल द्वारा। केमिकल तो कोई भी यूज करके रोक ही सकते हैं, और कोई तरीका है जैसे फंदा फसल, जैसे मान लो आपने टमाटर लगा रखे हैं, टमाटर और टमाटर के बीच में गेंदा लगा दो, तो ये गेंदे पर अपना प्रकोप दिखाएगा, टमाटरों पर कम हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं फंदा फसल। दीमक जो है इसका इलाज तो भाई आपको पता ही है, या तो इसकी जो क्वीन है, रानी है, उसको नष्ट कर दो ढूंढ कर, फिर तो वो अंडे देना बंद कर देगी और उनकी संख्या कम हो जाएगी। नहीं तो भैया ये फिर दवाइयाँ ही छिड़कनी पड़ती हैं, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ते हैं। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आज क्वेश्चनों का प्रकार बता रहा हूँ आपको, घर पे ही पढ़ने वाला टॉपिक है, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देख लो, निम्न में से लेपिडोप्टेरा गण के सदस्य पूछे भी, ये गण वाला क्वेश्चन भी जेट में आ चुका है ऑलरेडी। इसने पूछा था फड़के का, ग्रास हॉपर का गण पूछा था, तो सारे याद रखने चाहिए आपको। तो सफेद लट नहीं जी, कातरा, कातरा बिल्कुल है, फली छेदक बिल्कुल है, क्योंकि हमारा एक ट्रिक था लेके आओ केले, तो लेके आओ स्टार्टिंग कातरा से करते हैं और ख़त्म किस पे करते हैं, फली भेदक पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जी, सफ़ेद लट इसमें शामिल नहीं है। देखो गण याद कैसे करने हैं, सबसे पहले किसको याद रखना है, कातरा को, फिर सफ़ेद लट, फिर दीमक, फिर टिड्डा, फिर ये आपका पोर्ट बोरर लास्ट में आएगा, फली भेदक, और 5वें नंबर पे जो है वो है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ठीक है, तो कातरा जो है ले के आ ओ के ले, इससे आपको गण याद रखने हैं इनके। ये सीरियल वाइज, 1 नंबर पे हमेशा कातरा पढ़ते हैं, 2 नंबर पर सफ़ेद लट, 3 नंबर पर दीमक, 4 नंबर पर टिड्डा, 5 नंबर पर ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, 6ठे नंबर पर होलोकौरप्पा आर्मीजोरा। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब लेके आओ केले, लेके आओ में लेके अभी लेपिडोप्टेरा है बच्चों, क्या है, लेपिडोप्टेरा। ठीक है, के क्या है, केलियोप्टेरा। आ क्या है, आइसोप्टेरा। टिड्डा ओ क्या है, ऑर्थोप्टेरा। के फिर क्या है, केलियोप्टेरा।
और छठा क्या है, लेपिडोप्टेरा। तो वैज्ञानिक नाम क्या है, एम्सेक्टा मूरी, एम्सेक्टा मूरी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है भी, होलोट्रिकिया कॉन्सिगुनिया, होलोट्रिकिया कॉन्सिगुनिया। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हो। ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, ठीक है। और टिड्डे का, टिड्डे सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया, और खपरा भृंग, खपरा भृंग, इसका नाम वैज्ञानिक नाम ऊपर लिख दिया, नीचे लिख देता हूँ खपरा भृंग। और ये क्या है भी, फली भेदक, होलोकवरप्पा आर्मीजोरा, आर्मीजोरा। आर्मी जैसा जोर चाहिए किसी फली को भेदने में तो होलोकवरप्पा आर्मीजोरा हो गया। दिमक सारे के सारे रूल ओबे करती है तो ओडेंटोटर्मिस ओबेसस हो गई। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है इसलिए होलोट्रिकिया कौन सी दुनिया में हो गया। टिड्डा बड़ी स्पीड से सरकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया हो गया। कातरा, कातरी, मूरी, ये इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। और ये गण याद रखने की ट्रिक है, लेके आओ केले। सही तो है भाई, जेट में तो छही आने हैं तो गण भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रख लेना भाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कीट में प्रोटोजोआ सहजीवी सिम्बायोटिक रूप से पाया जाता है। प्रोटोजोआ पाया जाता है इनमें से किस कीट में होता है। देखो ये प्रोटोजोआ कौन सा है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ट्राइकोनिम्फ, ट्राइकोनिम्फ, अब ट्राइकोनिम्फ की खासियत क्या है, सेल्यूलोज डाइजेशन में हेल्प करता है। तो भाई सबसे ज्यादा सेल्यूलोज खाने वाला कीट इनमें से कौन सा है। सफेरनट नहीं है, कातरा नहीं है, दिमक टिड्डा नहीं है, तो दिमक है। दिन रात अगर एक बार घुस गई किसी आपके फर्नीचर में तो मिट्टी कर देगी। और दिमक ज़्यादा से ज़्यादा उसको ख़त्म कर सके तो इसके अंदर एक ट्राइकोनिम्फ नामक प्रोटोजोआ पाया जाता है जो इसकी सेलुलोज पाचन में मदद करता है। इसलिए थकती नहीं है, लगातार खाए रखती है, लगातार खाए रखती है और पूरा का पूरा सिस्टम खोखला कर देती है भी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी, आईपीएम है, आईपीएम है, इनमें से फुल फॉर्म पूछे। इंटरनेशनल पेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या कोई नहीं। तो बच्चों आईपीएम जो है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, तो पहली बात पूछ सकता है आपसे। तो न तो ये इंटरनेशनल पेस्ट मैनेजमेंट है, न इंडियन पेस्ट मैनेजमेंट है, ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। समकालित कीट प्रबंधन। अब इसका नाम, इसका जो नाम दिया था 1970 में गियर ने दिया था भी। इससे पहले इसको सबसे पहले इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो बाद में इसका नाम गियर ने क्या रख दिया, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट रख दिया। और इस आईपीएम के उद्देश्य क्या है, 3 जगह काम करता है ये। इकोनॉमिक, आर्थिक, सामाजिक यानी सोशल, और इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी।
ये कहता है इसका उद्देश्य क्या है भी, जो आप कीट नियंत्रण के लिए रसायन यूज करते हैं और कीटों को नष्ट करने का आपका जो प्रोसेस है वो ऐसे नहीं भी आप कंटिन्यू सारे कीटों को नष्ट कर दो। आप इतना ज़्यादा ही मतलब पेस्टिसाइड नए छिड़क दें भी वो सारे कीट खत्म हो जाए। अगर सारे कीट खत्म हो गए तो इकोलॉजिकली गड़बड़ा जाएगा सिस्टम, क्योंकि इसके साथ साथ मधुमक्खियां भी खत्म हो जाएंगी, जो हमारे लिए बेनिफिशियल कीट है वो भी खत्म हो जाएंगे। और मान लो ये जो हानिकारक कीट है ये भी खत्म हो गए तो भी नुकसान है, क्योंकि उन कीटों पर कुछ पक्षी निर्भर करते हैं। भले ही हमारे लिए वो नुकसानदायक है, वो किसी पक्षी का भोजन हो सकता है, किसी अन्य जंतु का भोजन हो सकता है। अगर वो कीट खत्म हुआ तो वो पक्षी या वो जीव भी प्रभावित होगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा। वो खत्म होगा तो कोई और खत्म होगा, तो पारिस्थितिकी इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सोशल होना चाहिए, सोशली बेनिफिशियल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल से इसका यूज करेंगे तो जैवावर्धन से बचा जा सकता है बच्चों। जैवावर्धन से बचा जा सकता है। जैवावर्धन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन। भाई जो पेस्टिसाइड हैं वो अल्टीमेटली सॉइल में जाएंगे बारिश के पानी के साथ। जो भी आपने केमिकल छिड़के हैं पौधों पर वो सॉइल में जाएंगे, नए पौधे में आएंगे, नए पौधे के फल लगेंगे, वो हम खाएंगे। तो अल्टीमेटली केमिकल किस में आ गए? हमारे अंदर। यानी उच्च स्तरीय जीवों में रसायनों का सांद्रता का बढ़ना बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। और अगर बायोमैग्निफिकेशन होगा तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हमारे अंदर पैदा होगी। और इकोनॉमिक होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए। तो आईपीएम इसको समन्वित करता है, रेगुलर करता है रसायनों के प्रयोग को और साथ में कीटों के नियंत्रण को। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने अलग क्वेश्चन पर। समझ आ गया होगा, जैवावर्धन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है भाई? चलो मैं परिभाषा लिख देता हूं। उच्च स्तरीय जीवों में हानिकारक रसायनों की सांद्रता का बढ़ना, कंसंट्रेशन का बढ़ना भाई, कंसंट्रेशन का बढ़ना बायोमैग्निफिकेशन है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। कीटों का मनुष्य द्वारा दूसरे जीवित जीवों के प्रोत्साहन एवं प्रकीर्णन से नियंत्रण। थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन मैंने डाला है जानबूझकर भी, बच्चे समझ ना पाए। बात सीधी है भी, हमने कुछ नहीं करना। हमने क्या करना है, जैसे मान लो कोई पक्षी किसी पर्टिकुलर कीट को खाता है, वो हमारे लिए हानिकारक है, तो आप उस जगह पर क्या करें, उन पक्षियों की संख्या बढ़ा दें तो वो ज्यादा कीटों को खाएंगे, आपकी समस्या का समाधान हो गया। यानी ये है तो जैविक नियंत्रण ही, पर हमने इसको प्रोत्साहित किया, हमने इसको एनकरेज कर दिया, बढ़ा दिया, उनके मतलब सिस्टम को बढ़ा दिया। कोई वायरस जीवाणु जनित रोग पैदा कर दिए, न तो केमिकल छिड़का, प्राकृतिक शत्रुओं को प्रोत्साहित कर दिया, अभी आप जाके मार दो जी। तो ये कहना चाहता है, ये क्या कहलाता है? भौतिक नियंत्रण नहीं है, रासायनिक कोई हमने यूज नहीं किया। भौतिक नियंत्रण जैसे प्रकाश पोष, लाइट देकर, केरोसिन में डालकर मार देना, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। न हमने कोई केमिकल छिड़के, न ये कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ये है जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल है भी। क्या है? बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पायरेथ्रम प्राप्त किया जाता है। पायरेथ्रम क्या है भी? पौधों से प्राप्त रसायन जो कीटनाशी
प्रभाव रखते हैं, जो कीटनाशी प्रभाव रखते हैं, इन्हें रंगीन बोतल में डालकर रखते हैं। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि प्रकाश में ये नष्ट हो जाते हैं भी, या अक्रिय हो जाते हैं। या क्या हो जाते हैं? अक्रिय हो जाते हैं। तो वो पायरेथ्रम कहलाते हैं। पायरेथ्रम इनमें से कौन सा है? क्राइसैंथेमस सिनेरेरी फिलम या क्राइकोक्सीनियम। तो बच्चों ये दोनों के दोनों पायरेथ्रम है। नीम जो है, इससे भी हमें एक तत्व प्राप्त होता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक गुण रखता है, एजोडिरेक्टिन। एजोडिरेक्टिन जो है ये भी एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ये पायरेथ्रम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वे कीटनाशी जो वाष्पशील होते हैं कहलाते हैं। वाष्पशील कीटनाशी। पायसीकरण नहीं जी, पायसीकरण में तो क्या हो गया, एक आपको डब्बा दे दिया जी, उसमें रसायन है, सांद्रता उसकी ज़्यादा है, उसको आपको बड़े सारे टैंक के अंदर पानी के साथ मिलाना पड़ेगा। विलयन, डायरेक्ट कोई विलयन है तो ये भी नहीं है जी। एरोसोल क्या होते हैं? ये धुएं के रूप में, धुएं के कणों के रूप में वातावरण में फैल जाते हैं, वातावरण में रहते हैं और श्वसन तंत्र को नष्ट कर देते हैं कीटों के। तो ये भी नहीं है। वाष्पशील जो कीटनाशी होते हैं वो फ्यूमिगेंट कहलाते हैं, या धूमक इनको हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कर्षण नियंत्रण है, कल्चरल कंट्रोल। देखो एक तो होता है भौतिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, और एक होता है कल्चरल कंट्रोल। यानी कीटों को हम हमारे कृषि की व्यवस्था में सुधार करके या किसी नए तरीके को अपनाकर भी कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल किया जा सकता है जी, वो कहलाता है कर्षण नियंत्रण। मिश्रित खेती, मिक्स क्रॉपिंग, बिल्कुल जी, बहुत सारी फसलों को एक साथ उगाकर भी हम कीटों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। फसल चक्र अपनाकर, बिल्कुल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनाना ही चाहिए भी। जैसे मान लो इस साल जो कीट है वो अगले साल भी आएगा और उसी पौधे को खाएगा क्योंकि वो उसका भोजन है, पर आपने उससे अगले साल वो पौधा उगाया नहीं, उसकी जगह नई फसल उगा दी, तो वो कीट क्या खाएगा? क्योंकि वो उसका भोज्य पौधा जो है वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो वो टमाटर भैया मर जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फंदा फसल मैंने आपको बता ही दिया भाई, टमाटर 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 लगे हुए हैं और इनके बीच में हमने लगा दिया क्या? गेंदा। क्या लगा दिया? गेंदा। तो फंदा फसल होगी। तो ये कल्चरल कंट्रोल में क्या आ जाएंगे बच्चों? सारे ही आ जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव। ट्रैप क्रॉपिंग बोलते हैं इसको, फंदा फसल को। चलते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है भी, भंडारण हेतु अनाज में मॉइस्चर कितना होना चाहिए? जब हम स्टोर करते हैं अपने अनाज को तो उसका मॉइस्चर पूछा है, उसकी नमी पूछी है कितनी होनी चाहिए ताकि वो खराब ना हो। तो 20% होनी चाहिए। नहीं जी, सड़ जाएगा। 40%, अरे बिल्कुल ही नहीं, ज़्यादा सड़ जाएगा भाई, जल्दी सड़ेगा। अगर 50% कर दी तो फिर तो गया काम से। तो नमी होनी चाहिए 8% या 8% से कम। 8 या 8% से कम नमी यदि आप रखेंगे
तो आपका अनाज जो है ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा। तो ये थे बच्चों आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं कीट और कीट नियंत्रण से, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्विज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।